तो यहाँ से ऊपर तक जो कहानी थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक मास को अपने कंसिडरेशन में रखा, और इस एक मास को मतलब हम उस एक मास को आइसोलेटेड इन द स्पेस मान के हम उस पे काम कर रहे थे कि अच्छा इस एक मास की ग्रेविटेशनल फील्ड रोटेशन और इसके आसपास की क्या क्या इफेक्ट होंगे, किस किस तरह से होंगे, हमने वो चीज़ डिस्कस की, राइट। अब यहाँ से आगे जो है वो हमारे पास हमने दो मासेस को देखना है, राइट। अगर हमारे पास दो मासेस हैं, दो इंटरेक्टिंग मासेस हैं, तो उनके अंदर क्या इफेक्ट होंगे और वो किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट। सो फॉर द केस ऑफ टू मासेस, अच्छा तुम ये कह सकते हो कि भाई ग्रेविटेशन, जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर भी दो मास आ रहे थे, तो उसके अंदर बेसिकली एक मास तो एक्चुअल बड़ा मास था, दूसरा मास जो है वो बहुत छोटा मास है, उसको आप टेस्ट मास भी कह सकते हो, कि जो सिर्फ नेचर को या जो सिर्फ स्टडी के लिए काम आता है, राइट। यहाँ पे दो बड़े बड़े मासेस होंगे, राइट। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, सही है, फॉर द केस ऑफ टू मासेस, राइट। इसकी एग्जांपल पहले दे देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में थोड़ा सा जो है ना एक आइडिया बिल्डअप हो जाए। जैसे कि अर्थ है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट है सोलर सिस्टम सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मून है अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, सही है, इसको सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, ये सारे जो है ना टू बॉडी सिस्टम है, राइट। सो इस चीज को हमने ना यहाँ पे डिस्कस करना है, सही है। जब भी हम दो मासेस को लेके बात करते हैं, तो हम जो है ना इसको स्टडी करते हैं केप्लर्स लॉ के अंदर, सही है। केप्लर एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने जो है ना बड़े बड़े पुराने जमाने के थे, आई थिंक 16 या 15 या 1600 के थे, आई थिंक, अगर मैं एम नॉट रॉन्ग। सो चेक कर लेना प्लीज, सही है, न्यूटन के पहले, न्यूटन से पहले के थोड़े से। तो उन्होंने जो है ना इन चीज़ों पे स्टडी की, और उन्होंने जो है ना प्लानिटरी मोशन को देखा, सही है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ लॉज प्लानिटरी मोशन के बनाए, और हमने वो लॉज जो है वो स्टडी कर रहे हैं, सही है। सो हम यहाँ से जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो हमने देखनी है, केपलर्स लॉ फॉर प्लानिटरी मोशन, राइट। सो अब यहाँ पे जो है ना केपलर्स के तीन लॉ हैं इन प्लानिटरी मोशन के बारे में, सही। सबसे पहले तो हम वो लॉज लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, सही है। पहला लॉ ये कहता है कि ऑल द planets orbiting orbiting in an elliptical path, सही है, with with the sun at its at their center, at their center, right। ये हमारे पास पहला लॉ है, सही है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्लानिटरी मोशन है वो इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास जो है जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। अच्छा याद रखना कि अगर तुम एलिप्स क्या होता है समझा देता हूँ थोड़ा सा, ऑल्दो फिलहाल हमारे सिलेबस में इतनी बात नहीं होगी एलिप्स के बारे में। तुम्हें बताइए सर्किल है, अगर मैं इस सर्किल को थोड़ा खींच दूं, ये एलिप्स हो गया, सही है। अगर आप सर्किल को किसी भी एक डायमेंशन में पकड़ के खींच दोगे तो वो एलिप्स बन जाएगा, सही। मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं इक्वेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, सही, वो मुझे खुद नहीं आती। सही है, एलिप्स की अजीब सी इक्वेशन होती है, हम पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, बट जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, या आप कह लो कि जो लाइक बहुत एक्सट्रीम मैथमेटिक्स है, वो जो है वो हमने भी नहीं पढ़ी हुई कभी, सही। फिजिक्स के अंदर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जो एलिप्स होता है वो बेसिकली अगर आप सर्किल को जो है किसी भी एक डायमेंशन में स्ट्रेच कर दो तो वो एलिप्स बन जाएगा, सही है।
अब जो है हमारा जो पहला लॉ है वो हमारे पास है प्लानिटरी मोशन का, कि भाई हमारे पास जो प्लैनेट होंगे वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होंगे, सर्कुलर में नहीं होंगे। ऑल्दो हम इसको सर्कुलर लेके बात करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इसको जो है ना एज अ सर्कुलर पाथ लेके सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। बट जो इनका जो लॉ है वो हमारे पास जो है ना ये इलिप्टिकल के लिए, राइट। अच्छा, दूसरा लॉ, दूसरा लॉ ये कहता है कि भाई हमारे पास कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। सही हो गया? कि मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। इसकी जो स्पेलिंग आपके पास होगी, बल्कि सही है। सही है, सो कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। सही है। तीसरी चीज, तीसरा लॉ, अभी मैं बता दूं एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब है। ये चलो एरियल वेलोसिटी साथ साथ एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा बहुत। सही। सो एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी तुम्हें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एरियल वेलोसिटी हम कहते हैं, एरियल वेलोसिटी हम कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कि चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं, राइट। और अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम से इसको शो करना चाहूँ, सो वो तुम इस तरह से देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना, लेट्स से ये एक डायग्राम है, पेस्ट। सही है? अब इसके अंदर तुम देख पा रहे हो कि एक प्लैनेट है और सन तुम्हें दिख रहा है, एक प्लैनेट है। सही है? ये थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ है। और अब ये जितना एरिया कवर हो रहा है ना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये आपके पास जो है ना, मतलब आप कह रहे हो कि भाई ए से बी जब प्लेनेट ने मूव किया होगा, ए से बी जब प्लेनेट ने मूव किया होगा, सही है, सो उसने इतना एरिया कवर किया होगा, राइट, सन के रिस्पेक्ट से। सही है? जब सी से डी मूव किया होगा और जब ई से एफ मूव किया होगा, तो इन्होंने ये जो एरिया शेडेड है, ये उस प्लेनेट ने एरिया कवर किया है, राइट। तो अब तुम देख पा रहे हो कि कहीं पे एरिया ज्यादा है, कहीं पे एरिया कम है, लेकिन लेंथ ज्यादा है, राइट। तो वो ओवरऑल जो एरिया बन रहा है वो आपके पास सेम एरिया बन रहा है, राइट। सो सेम एरिया सेम टाइम के अंदर जो कवर हो रहा है, ये एरियल वेलोसिटी हम इसको कहते हैं, राइट। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, ये जो दो लॉज हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। सो ये जो दो लॉज हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सही है? सिलेबस, राइट। बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देनी है। सही, टाइम हमारे पास बहुत पड़ा है, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ। सही। सो ये हमारे पास जो है ये भी सिलेबस में नहीं है और ये भी सिलेबस में नहीं है। सही, बस मैं थोड़ा सा बताना मकसद है कि भाई हमारे पास ये क्या होता है। तुम यूनिवर्सिटी जाओगे तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी, राइट। तीसरा लॉ जो है वो हमारे सिलेबस में है और उसी को लेके जो है ना हम खेल रहे होते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत दफा पेपर में आता है, राइट। सो द थर्ड लॉ इज टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द planet is directly proportional proportional to the cube of separation। सही है? अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। सही है? is directly square of time period of the planet is directly proportional to the cube of the separation, right। क्या मतलब है, क्या मतलब है, इस तरह समझते हैं इसको। अच्छा, याद रखो, याद रखना प्लीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ये वाला लॉ है,
ये बहुत दफा पेपर में पूछा जाता है, लाइक लाइक तुम्हें जितने भी क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं ना, तकरीबन हर अगले क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हें इस कैप्टर्स थर्ड लॉ के बारे में होगा, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो अब जरा इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका। कहने का मतलब ये कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? ये लॉ है, सही है। किस तरह से एक्सप्लेन हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि भाई आपके पास, लेट्स से कि भाई अगर हमारे पास एक 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 हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास एक लेट्स से कोई प्लेनेट है, सही है, और एक और दूसरा प्लेनेट है, सही है। उसका पाथ मैंने, दूसरे प्लेनेट का पाथ मैंने ड्रॉ कर दिया, सही है। दूसरा प्लेनेट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, सही है। अब जो है अगर अच्छा, यहाँ कुछ कुछ चीजें, कुछ रेडियसेस, कुछ डिस्टेंसेस मुझे मार्क करने हैं, वो मार्क कर देते हैं, सही है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अच्छा एक इस चीज के अंदर ना तुम्हें ट्रिक पता होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है, वो मैं बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है बेसिकली कि इस चैप्टर के अंदर जब भी तुम डिस्टेंस कंसीडर करोगे, केपलर्स थर्ड लॉ के अंदर जब भी तुम डिस्टेंस कंसीडर करोगे, सो दैट डिस्टेंस शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू प्लैनेट्स, राइट? समझता है कि नहीं समझता है? देखो इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिस्टेंसेस आने हैं, वो तमाम के तमाम सेंटर ऑफ द प्लैनेट से आने हैं, दूसरे सेंटर तक, राइट? तमाम के तमाम। कभी कभार वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वर्ड लिख देगा अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। मतलब तुमसे लेट से ये एक प्लैनेट दिया हुआ है, तुमसे कह रहा है लेट से तुमसे कह रहा है कि लेट से, अबे बैठ जा भाई। लेट से तुम्हारा एक प्लैनेट है, तुमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कोई तुम्हें दे दी है, लेट से 8.47 दी हुई है, राइट? तुमसे बोल रहा है कि फाइंड आउट या कैलकुलेट द डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टिल दैट पॉइंट, राइट? सो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम टोटल डिस्टेंस निकालोगे और रेडियस माइनस करोगे, राइट? ये वाला डिस्टेंस तुम माइनस करोगे, सो तुम्हारे पास जो है ना अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा, राइट? बट जितने भी फॉर्मूले हैं, उन तमाम के तमाम फॉर्मूले के अंदर तुम्हें जितने भी डिस्टेंसेस रखने हैं, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास होने चाहिए, प्लैनेट होने चाहिए, राइट? वरना ये क्वेश्चन गलत कर जाओगे तुम, राइट? सो ऑल द डिस्टेंस should be from the center of the planets, सही होगी। ये मैंने बात कर दी। अच्छा, अब आ जाओ जरा इस चीज को प्रूव करते हैं, सही है। सो सबसे पहली चीज कि भाई एक प्लेनेट या एक मास दूसरे मास के अराउंड मूव कैसे कर रहा है, तो तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तभी सर्कुलर मोशन प्रोवाइड हो रहा है, राइट? सो पहला नंबर, हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स provides the centripetal force, the centripetal force, सही है, to the planet, to the planet, right? पहला ये पॉइंट आपने लिखना है, सही है। अच्छा याद रखो, मैं इस चीज को प्रूव करने की कर रहा हूँ, राइट? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब भी तुम्हें इस तरह की डेरिवेशन आएगी, तुम्हें एक नंबर इसका देगा, हमेशा याद रखना, सही है। अगर तुमने ये मार्क्स नहीं अर्न किया तो आगे तुम्हारे लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी तुम्हें इस तरह की डेरिवेशन आएगी, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, राइट? विद दिस स्टेटमेंट, राइट? समटाइम वो कहते हैं एक्सप्लेन योर वर्किंग, एक्सप्लेनेशन में फिर अंग्रेजी लिखनी होगी इस तरह की, राइट? अगर अंग्रेजी लिखे बगैर सॉल्व करोगे, सिर्फ मैथमेटिक्स लिख दोगे और कैलकुलेशन करके दिखाओगे, तो तुम्हें नंबर प्रॉब्ली कम नंबर मिलेंगे या ना भी मिले, राइट? पहला स्टेप हो गया, सही। हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हिच मीन कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग एज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट? सो एफ जी
Fg, which is the gravitational force, is actually the resultant force, right? So तुम कह सकते हो कि Fg, which is gmm over r square, is actually equal to m r omega square. या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Fc, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्म, सही है। बट अगर तुमने इस तरह से लिखा कि एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नंबर कटेगा, राइट? मतलब अगर तुमने ये स्टेटमेंट, ये जो मैंने रेड से लिखी हुई है, इसके बजाय तुमने ये वाली चीज लिख दी, तो ये नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर आपको ये लग रहा है कि एफ जी ये एक अलग टाइप की फोर्स है, और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग टाइप की फोर्स है, राइट? और ये दोनों फोर्सेज इक्वल है, ऐसा नहीं है, राइट? एफ जी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ जी इटसेल्फ इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? एंड इस वजह से हम इसको कह रहे हैं, राइट? तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, लेके आगे चलें, सो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? अच्छा प्लीज तुम्हारे जहन में होना चाहिए, जब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर जो मास आता है, वो मास उस ऑब्जेक्ट का होता है जो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, राइट? वो मेन ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और ये वो है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, सही है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन जनरेट हो रहा है, राइट? तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, एंड तुम इसको सॉल्व तो करो। ये दोबारा बताइए लास्ट वाला ऑप्शन। मैंने ये बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ सी के अंदर, एफ सी का जो फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो इसके अंदर जो ये एम है, ये एम वो वाला एम होने वाला है, या ये वो वाला एम होगा कि जो एम या जो मास सर्कुलर मोशन में है, सही है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? ये वो मास होगा, राइट? ना कि हाँ, वो मास जो कि तभी बड़ा मास, इंडिविजुअल पर्सन का मास होगा। सॉर्ट ऑफ हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन का मास हो सकता है, मास ऑफ द रॉक हो सकता है, सैटेलाइट का मास हो सकता है, जो भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर हम्म। रही है, राइट? सो ये चीज हो गई, सही है। सो जी एम, और यहाँ पे आर आ जाएगा क्यूब जी सर। ओमेगा, तुम्हें पता है 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी यहाँ पे आ जाएगा, टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, सही, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, और ये आ गया आर क्यूब, राइट? अब तुम देख पा रहे हो कि प्रोपोर्शनैलिटी जो है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, टी इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, राइट? और वो जो के है कांस्टेंट, वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, राइट? वेयर जी हैज अ वैल्यू ऑफ 6.67 एक्सपोनेंट नेगेटिव 11, एंड एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, राइट? सेंटर मास जो है, सही है, मास ऑफ द बिगर प्लैनेट, राइट? जो जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट? तो ये हमारे पास जो है, हमने इसको प्रूव कर लिया। ये बहुत दफा प्रूव करने के लिए आएगा, सही है। सो ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, राइट? तुम अगर आर को सब्जेक्ट बनाना चाहो तो तुम आर को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, टी स्क्वायर और जी एम ओवर 4 पाई का स्क्वायर, राइट? अच्छा देखो, एक चीज याद रखना कि इसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर और रूट्स हैं। सो इसके अंदर बच्चे इसी की गलती करते हैं सबसे ज्यादा, कि वो कभी स्क्वायर लगाते हैं, रूट नहीं लगाते, कभी क्यूब लगाते हैं तो स्क्वायर भूल जाते हैं, कभी क्यूब रूट के बजाय स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और कभी क्यूब के बजाय स्क्वायर लगा के आ जाते हैं, राइट? तो इस चीज का प्लीज तुमने ध्यान रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुमसे गलत होगा, राइट? सो हमने ये बात समझ ली, हमने कैपलस का थर्ड लॉ समझ लिया कि भाई हमारे पास क्या होगा, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो आपके पास आप कह लो कि जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम में वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, और जो उसकी सेपरेशन है, दिस आर इज अ सेपरेशन, नॉट द रेडियस, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द रेडियस, राइट? ये सेपरेशन है, सही है, सेपरेशन, राइट? मतलब ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर पेपर में तुमसे
कहा जाता है कि इसको प्रूव करो, और तुम्हें यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है द सेपरेशन बिटवीन द टू masses is x or l or some other variable, then you have to make sure to use the same variable given or mentioned in the diagram, right? अपनी तरफ से वेरिएबल इस्तेमाल करो कि उसका नंबर लूज होगा, राइट? इसका प्लीज ध्यान में इसका ध्यान में ख्याल रखना, राइट? ऐसे नहीं नाप के आ जाना कुछ भी। सही हो गया? सो ये तुम्हारे पास जो है ना एक चीज हो गई। अच्छा, इसके ना कभी कभार आजकल जो है ना, तो कुछ 2023 में 22 में ना इसके कुछ ग्राफ इन्होंने बना के दिए, 21 के अंदर भी उन्होंने दिया था। सो उसके ग्राफ को भी समझ लेना, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ को, राइट? तो हमारे पास दो इक्वेशन है, सही है। एक इक्वेशन है तुम्हारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, राइट? और आर क्यूब, एक एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है तुम्हारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर, राइट? ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास। इन दोनों के ग्राफ आते हैं, राइट? ग्राफ किस तरह से आते हैं? बहुत सिंपल से ग्राफ है, तुम आराम से बना सकते हो, बट तुम्हें उससे वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, राइट? तो तुम्हें गिवन होगा लाइक दिस, सही है। अच्छा, तुमसे कहेगा कि भाई द ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, सही है। द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट आर क्यूब, राइट? सो ये तुम्हें बनाना है, सही है। तो एक ही जगह पे मैंने जो है वो टी स्क्वायर रखा हुआ है, और एक ही जगह पे मैंने आर क्यूब रखा हुआ है, सही है। सो यहाँ पे मेरे पास है टी स्क्वायर इन सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास है आर क्यूब इन मीटर क्यूब। सही है। आई होप सो तुम्हें इसका शेप गैस हो जाना चाहिए इस ग्राफ का। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट? क्योंकि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही ग्राफ की लाइन बननी चाहिए, राइट? बिकॉज वी स्विच द एक्सिस, राइट? सो ये यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर क्यूब इन मीटर क्यूब, राइट, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इन सेकेंड स्क्वायर, राइट? इन दोनों ग्राफ से इन दोनों ग्राफ से तुम्हें जो अगर तुम ग्रेडियंट निकालोगे, सो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होने वाला है वो तुम्हें क्या बताएगा? वो तुम्हें बताएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम, राइट? तुम्हें पता है सारी टर्म कांस्टेंट है सिर्फ एम के, राइट? तो अगर तुम्हें इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है बना के, और तुमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द मास ऑफ द प्लैनेट, राइट? तो तुम्हें आना चाहिए कि तुमने पहले ग्रेडियंट निकालना है, फिर ग्रेडियंट से सॉल्व करना है, राइट? लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पहले एक पार्ट कराता है जिसके अंदर वो ग्रेडियंट की इक्वेशन ड्राइव करवा लेगा, दूसरे पार्ट में तुमसे सॉल्व करवा लेगा, राइट? सो थोड़ी बहुत वो हिंट तुम्हें ड्रॉप करेगा, तो तुमने उसे भी पिक करना है, राइट? सो यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास हो जाएगा जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर, राइट? ये तुम्हारे पास एक कहानी हो गई। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है हमारे पास हम्म, अच्छा, कभी कभार ना इस एक्सप्रेशन को वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सही है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से करते हैं कि लेट्स से उसने जो है ना वो तुम्हें यही बिल्कुल सेम डिटो यही सेम चीज बना के दी हुई होगी, और लेकिन ना अब इस दफा उसने थोड़े सा पंचायत ये डाला होगा कि उसने आपको पेस्ट उसने आपको ना डिस्टेंस की फॉर्म दूसरी फॉर्म में दिया हुआ होगा, राइट? मतलब उसने ये दिया हुआ है, लेट्स से कि r is the distance from this point to this point, right? And the whole distance from the center of the planet one till the other mass till the center of the other mass is n times r, right? अब आपको इसको रिलेट करना है, राइट? तो अब आपको रिलेट करना है, रिलेट द टाइम विद द डेंसिटी, राइट? ये मीन डेंसिटी है, सही है। अब इन दोनों की जो मीन डेंसिटी आ रही है उससे आपने इसको रिलेट करना है, सही है। यानी जो भी प्लेनेट की मीन डेंसिटी है एक्चुअली, तो उससे आपने इसको रिलेट करना है, सही है। करते हैं आगे। तो अगर तुमसे कह रहे हैं स्ट्रेट अवे पहली स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपके पास सेम ही होगी, राइट? तुमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये पहला पॉइंट हो गया।
सो तुमने रखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पास है GMM ओवर। अब यहाँ पे तुमने तुमने यहाँ पे ध्यान से काम लेना है, सिर्फ आर नहीं लिखोगे तुम, राइट। GMM/r² जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, उसके अंदर आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस, राइट। सो यू शुड हैव टू राइट NR इंस्टेड ऑफ आर, जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट आर, राइट। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, राइट, कि तुम्हारे पास ये सेपरेशन एक से लेकर दोनों तक है। सही हो गया। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है M, अब यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम द सेंटर टिल द सेंटर ऑफ द अदर मास, विच इज विच इज अगेन NR, राइट, एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। मास से मास को कैंसिल कर दो, राइट। अच्छा, तुम्हें डेंसिटी से रिलेट करना है, तुम्हें पता है कि भाई डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही है। अब हम यहाँ पे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, राइट। प्लेनेट भी कौन सा? बड़ा वाला, ये प्लेनेट। ये प्लेनेट है, क्योंकि इस प्लेनेट के मुकाबले में इस चीज का मास बहुत छोटा होने वाला है, राइट। सो इस प्लेनेट की मास बात कर रहे हैं, सही है। सो अगर हमारे पास इस प्लेनेट की बात अगर हम करें, तो उसके अंदर क्या सीन होगा कि भाई हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ R³ होगा, NR³ नहीं होगा, क्योंकि हम सेंटर से लेकर यहाँ तक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, इस प्लेनेट का, सिर्फ इसका प्लेनेट का वॉल्यूम ले रहे हैं, राइट। सो दैट इज वाई इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ NR³ होना चाहिए, और ये आगे डेंसिटी। सही है, मास को सब्जेक्ट बनाओ, इक्वेशन में रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सही है। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास GM is equals to N cube R cube, omega is 2 pi over T, 2 pi over T का होल स्क्वायर, राइट। सो M की जगह पे आपने रख दिया, M की जगह पे आपने इसको रख दिया। सो डेंसिटी, ग्रेविटी इज इक्वल टू, सॉरी, G इज इक्वल टू रो टाइम्स 4/3 पाई R क्यूब। सही है। और बाकी चीजें वैसे ही आ जाएंगी, राइट। N क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू 4 pi square over T square, राइट। अच्छा जनाब, अब तुम्हें दिख रहा है कि R से R कैंसिल हो जाएगा। सही है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर ओनली लेफ्ट विद G रो ओवर 3 ओवर 3 इज इक्वल टू N क्यूब पाई ओवर T, राइट, स्क्वायर। सो अब तुम अगर T को सब्जेक्ट बनाना चाहो, सो T² इज इक्वल टू 3 वहां पे चले जाएगा, 3N³ पाई ओवर G इन रो। सही है। सो तुम यहाँ से बाकी ये काम कर सकते हो। तो ये एक रिलेशन था, राइट। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि जो n है, दिस n शुड बी N/R डिवाइडेड बाय R, राइट। क्या मतलब है इसका? ये फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई ये R इज 3, लेट्स से, राइट, एंड NR which is from the center of the center planet till the center of the other planet is, let's say, 30। सही है, 30। सो NR इज 30। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ सके। सो दिस इज NR एंड दिस इज जस्ट R, राइट। सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, तो आपको बस ये देखना है कि हाउ मेनी टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई R टू गेट NR, राइट। सो यू कैन सी हियर कि अगर हम 30 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो हमें पता चल जाएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/10 टू गेट NR, राइट। सो आपका ये फॉर्मूला स्ट्रेट अवे बन गया। NR की अलग वैल्यू होगी, R की अलग वैल्यू होगी, जस्ट नीड टू डिवाइड इट, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ n स्ट्रेट अवे। सही हो गया। सो खैर ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, सही है। अच्छा, अच्छा, वापसी ना मैं यहाँ से इसी चीज को रिलेट करता हूँ। सही है।
इसके अंदर एक और चीज है बताने की, बल्कि यही बता रहे थे सही। और वो चीज ये है, वो चीज ये है कि अगर, परफेक्ट, सो अगर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है ना रेशियो यूज करना होता है, तो अगर तुम आप देख पाओ तो 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम या जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल्स टू, या T1 स्क्वायर ओवर R1 क्यूब इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर ओवर R2 क्यूब, राइट। सो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये आगे इस तरह भी आएगा, राइट। सो ये चीज हमने कैपलर्स लॉ के बारे में समझी, राइट। अच्छा, कैपलर्स लॉ जो है ना वो हमारे लिए एक और चीज के लिए हेल्पफुल होता है, वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि अगर लेट्स से हमारा प्लेनेट है, सही, सेम एग्जांपल ले रहा, सेम पिक्चर ले रहा हूँ। सो लेट्स से हमारे पास ये प्लेनेट है, सही है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो सेंटर, ये जो छोटा वाला मास है, ये किसी ना किसी वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रहा होगा, या स्पीड से ऑर्बिट कर रहा होगा, राइट। इसकी स्पीड को निकालने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है, राइट। हम कहते हैं कि भाई ऑर्बिटल स्पीड, orbital speed, right? So the speed with which the object orbit around the center of the orbit around the mass, right? So orbital speed के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे, सही, वही जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो मैं बार बार नहीं लिख रहा, कॉपी पेस्ट कर देते, सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास, कॉपी और पेस, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी, राइट। अब हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओमेगा वाला सेंट्रीपिटल, ओमेगा वाला सेंट्रीपिटल फॉर्मूला, हम यूज कर सकते हैं, वो हो जा मेरे भाई, सो हम यूज कर सकते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला की जिसके अंदर स्पीड आ जाए, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सही हो गया। सो एम एम कैंसिल हो गया, सॉरी, एम वी स्क्वायर ओवर आर यूज करना था, एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। अच्छा जी। अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा आर से भी आर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, राइट। सो जो तुम्हारे पास वी आ रहा है वो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट जी एम ओवर आर, राइट। So this is your orbital speed, right? The speed with which anything orbit uh, the other planet, सही है, ये तुम्हारे पास आ गई ऑर्बिटल स्पीड, सही हो गया। सो आई होप सो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होगा, सही है। सो ये कुछ चीजें थी जो कि हमारे पास जो है कैपिटल्स लॉ के अंदर, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक और चीज आती है छोटी सी, और उसके बाद जो है ना ये वाला पोर्शन फिर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वो हमारे पास है बाइनरी स्टार्स, कि वो किस तरीके से काम करते हैं। सो ब्रो, ये जो लिखी है, ये ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच द सर्कुलर मोशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लैनेट। समझता है, ये सिंपल सी है, क्या मसला क्या है इसमें, मसला बोलो। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो कहानी है वो हमारे पास है बाइनरी स्टार्स की। नहीं, इसके भी कुछ एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी इतना ज्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत मुझे बताना है। तो ये बाइनरी स्टार्स बेसिकली क्या होते हैं, दो स्टार्स होते हैं आपस में एक कॉमन सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये बाइनरी स्टार्स होते हैं, right?
two stars moving around a common center, राइट। ये तुम्हारे पास होता है बाइनरी स्टार, राइट। अगर तुम इसको समझना चाहो तो तुम इस तरह से समझ सकते हो कि लेट से ये मेरे पास एक स्टार, सही है, और ये मेरे पास है दूसरा स्टार, राइट। और ये मेरे पास है इनका, अब जाहिर सी बात है अगर एक स्टार छोटा होगा एक स्टार बड़ा होगा, सो जो स्टार छोटा होगा सेंटर जो है वो उससे अवे होगा, जो स्टार बड़ा होगा सेंटर उसकी तरफ होगा, राइट। तो लेट्स से दिस इज द सेंटर, सही है। ये यूं घूम रहा है, राइट, और ये यूं घूम रहा है, इसका पाथ छोटा छोटा होना चाहिए, राइट, और ये यूं घूम रहा है, सही है। अच्छा, इनका जो ओमेगा होता है ना, एंगुलर स्पीड जो होती है वो सेम होती है, सही है। सेम टाइम पीरियड के अंदर दोनों मूव कर रहे होते हैं, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी पॉइंट पर आगे कोलाइड हो जाएंगे, राइट। सो इनका ओमेगा हमेशा सेम होता है, इसके अंदर ये एक खास बात है, राइट। तो दे मूव विद सेम एंगुलर स्पीड, राइट। ये फॉर श्योर बात है, राइट। ओमेगा सेम है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तुम्हारे पास इनका जो सेंटर है, सही, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन अगर मैंने तुमको दे दी लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ एल, सही है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एल, और मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई ओके सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन प्लैनेट टिल द मिडिल पॉइंट इज लेट्स से एक्स, राइट। तो अब जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो तुम क्या इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि हर दोनों प्लैनेट एक दूसरे को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। सो हम इन दोनों के लिए लिखते हैं कि एफ सी of A is equals to, let's say this is A and this is B, सही है। So FC of B, right। और जब हम दोनों की अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई M R omega square is equals to M R omega square, right। Since the masses are different, so we have to differentiate the masses. So let's say MA, radiuses or the distance from the center to that point is actually different, right। So हमने R को x कह दिया for the first one, ओमेगा दोनों के सेम है, right। और दूसरे के लिए हमने मास कह दिया कि m of b, right। डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, x l माइनस एक्स n माइनस एक्स, राइट। और तुम्हारे पास जो है वो ओमेगा स्टिल यही आ जाएगा, राइट। ओमेगा से ओमेगा तुमने कैंसिल किया और तुम्हारे पास ये एक रेशो बन गया एम ए ओवर एम बी इज इक्वल टू एल माइनस एक्स ओवर एक्स, राइट। ये तुम्हारे पास एक रेशो बन गया, राइट। तुम्हें ये रेशो बनाना आना चाहिए, तुमसे ये बाकी सॉल्व खुद ही बखुद हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास जो है कुछ चीजें थी जो कि हमने इस बाइनरी स्टार के अंदर देखी थी, और ये तकरीबन ये हमारा पूरा जो है वो एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया, राइट, ग्रेविटेशन का। सो अभी काम करते हैं, इसके जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सही है। इसके क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, तकरीबन 40-45 होंगे, 40-45। सो जरा इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से जो है फिर वो तुम लोग को होमवर्क मिलेगा, सही है।